नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज हम बात करेंगे 75 पार या बीजेपी की सरकार। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद प्रत्याशियों के बीच जीत हार को लेकर बेचैनी बढ़ गई है। हालांकि भाजपा और कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने 52 से 54 सीट जीतने का दावा किया। दूसरी तरफ सीएम भूपेश बघेल ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि जब भाजपा छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन की लोकप्रियता के साथ 3 बार से सत्ता में काबिज रही तो 50 सीट से ज्यादा नहीं पहुंच सकी। ऐसे में 52 से 54 सीट की कल्पना करना बेमानी है। सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर 75 पार के जीत के दावे को दोहराया है। भले ही दोनों दल जीत के दावे कर रहे हों, लेकिन जिस तरह वोटिंग परसेंटेज आया है उससे बागी भाजपा और कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। वहीं दोनों ही पार्टी को बगावत का भी डर सताने लगा है। ऐसे में राजनीति के रणनीतिकार भी छत्तीसगढ़ में किसकी बनेगी और इसको लेकर उहापोह की स्थिति में है। लेकिन जो भी तमाम समीकरण बन रहे हैं उससे निश्चित तौर पर कहा नहीं जा सकता कि छत्तीसगढ़ में कुर्सी किसके हाथ होगी। इसी पर चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले देखते हैं खास रिपोर्ट। दरअसल पहले चरण में 7 नवंबर को 20 सीटों पर मतदान हुआ, जिसके बाद 17 नवंबर को बाकी 70 सीटों पर मतदान हुआ। अब रिजल्ट जानने के लिए सबको बेसब्री से 3 दिसंबर का इंतजार है। लेकिन इससे पहले ही दोनों मुख्य राजनीतिक पार्टी कांग्रेस और बीजेपी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का दावा कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने 52 से 54 सीट जीतने का दावा किया। रमन सिंह ने कहा कि 3 दिसंबर के रिजल्ट की प्रतीक्षा छत्तीसगढ़ के साथ पूरे देश को है। बीजेपी के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं और केंद्रीय नेतृत्व ने जिस प्रकार अभियान चलाया, पहले और दूसरे चरण के चुनाव में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। बस्तर से सरगुजा और मैदानी क्षेत्र से जो रिपोर्ट आ रही है उसका निष्कर्ष यही निकलता है कि बीजेपी कम से कम 52 से 54 सीट बढ़त के साथ सरकार बनाएगी। 3 तारीख का ये नतीजा कहता है। 3 तारीख के रिजल्ट की प्रतीक्षा पूरे छत्तीसगढ़ को, पूरे देश को है। और 3 तारीख के लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत है। केंद्रीय नेतृत्व ने भी पर्याप्त यहाँ पे समय दिया और जिस प्रकार अभियान चले हैं प्रथम और द्वितीय चरण में, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब मुझे कोई शंका नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनने जा रही है। सभी जगह से जो खबरें और रिपोर्ट आ रही है, सभी जगह कार्यकर्ताओं से और अन्य लोगों से चर्चा हो रही है, उन सब के निष्कर्ष यही निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 52 से 54 सीटों पे बढ़त के साथ सरकार बनाएगी और स्पष्ट बहुमत के साथ हम सरकार बनाने में सक्षम होंगे। इधर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के सीटों के दावे पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उनका कहना है कि रमन सिंह की लोकप्रियता जब चरम पर थी तब 52 से 55 सीट से ऊपर नहीं गए, अब कहां से आ जाएंगे। ये 3 दिसंबर तक अपने कार्यकर्ताओं को ढांढस बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। पता चल जाएगा कि 15 सीटों से ऊपर बढ़ रहे हैं कि नहीं। वहीं सोशल मीडिया में बीजेपी के लंका वाले पोस्ट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इसके अलावा इनके पास बचा क्या है, ये मुंह खोलेंगे तो जहर ही उगलेंगे। जब रमन सिंह की लोकप्रियता चरम पे था तब 55 सीट से 52 सीट से ऊपर नहीं गया, अब कहाँ से आ जाएगा। तो ये 3 तारीख तक के अपने कार्यकर्ताओं को ढाढ़स बनाने के लिए ये करें, ठीक भी कर रहे हैं। इसके अलावा उसके पास है क्या, जब रिजल्ट आएगा तो सबको पता चल जाएगा कि वो 15 सीट से आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। इनके अलावा इनके पास बचा क्या है, ये मुंह खोलेंगे तो जहर ही उगलेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश में दोनों चरणों के मतदान पूरे हो गए हैं। अब 3 दिसंबर के दिन मतों की गणना की जाएगी। इस दिन का इंतजार प्रत्याशियों के साथ साथ प्रदेश की जनता को भी बेसब्री से है। रायपुर से स्वदेश न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट। तो 75 पार या बीजेपी की सरकार, ये एक सवाल जैसा है और सवाल ही रहेगा, क्योंकि जब तक नतीजे सामने नहीं आते कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस तरह से वोटिंग का परसेंटेज आया है, निश्चित तौर पर यह सवाल आ रहा है और ये किसके पाले में जाएगा, मिला जुला होगा, ये एक बड़े सवाल जैसा है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अजय गंगवानी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवीण साहू हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अजय जी सबसे पहले आपसे ही करूंगी। वोटिंग परसेंटेज को देखते हुए दोनों चरणों में जो वोटिंग हुई है और जिस तरह से भूपेश बघेल का दावा है अब की बार 75 पार,
बीजेपी जो कह रही है 52 से 54, इस तरह की जो बातें आती हैं, प्लस वोटिंग परसेंटेज को देखा जाए, प्लस जो बागी होते हैं वो क्या कर देंगे यदि मिला जुला चीजें आती हैं, उसको देखते हुए एक 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 सवाल निकाले कि किसकी सरकार, क्या कहेंगे? बीजेपी देखिए, इस पर दो चीजें महत्वपूर्ण था कि सबसे महत्वपूर्ण था 2018 का विधानसभा चुनाव कि कांग्रेस पार्टी को वोट मिले 43.9%, भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले 33.6%, 10.3%। राखी आज तक के 20 साल का राज्य बनने के बाद सबसे लंबा वोटों का अंतर था। दूसरा एक प्रमुख बात है कि 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इनको 49 सीट मिली, तब मनमोहन सिंह की लोकप्रियता चरम पे थी। आज 1 लाख करोड़ का जो कमीशन खोली घोटाला इनके द्वारा किया गया, छत्तीस की जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। ये अमित शाह जो मिशन 65 की बात करते रहे, जब फाइनल चुनाव का रिजल्ट आया तो 15 सीटों तक सीमित हो गए। तो रमन सिंह जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण है कि रमन सिंह तो सिर्फ नारगांव से हारने वाली स्थिति दिख रही है। आज जब पहले चरण का चुनाव हो रहा था, मैं लगातार टीवी डिबेट्स पे था, मैंने राजकी जी देखा कि उनका चेहरा उतरा हुआ था। आज वो जिस प्रकार से परेशान निराश दिख रहे थे, तो रमन सिंह अपनी सीट बताने की स्थिति में नहीं है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। दूसरा, जिस प्रकार से मैंने देखा कि लोकतंत्र के महाकुंभ अजय जी, में बीजेपी भी यही कह रही है कि भूपेश बघेल अपनी सीट बचा ले। देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि हमने काम किया है। इन्होंने 15 साल तक वादा खिलाफी की। 3 बार के चुनाव पत्र में जो मुख्य प्रश्न के 31 वादे थे, मात्र 6 वादे पूरे किए। 80% उन्होंने वादे पूरे नहीं किए। हमने 36 बिंदु का घोषणा पत्र बनाया, 98% वादों को पूरा किया। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। आज किसान क्यों वोट करेगा? क्योंकि उसकी कर्ज माफी होगी, धान का समर्थन मूल्य 3200 मिलेगा, 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी होगी। आदिवासी क्यों वोट करेगा? तेंदुपत्ता का 6000 रुपए मिलेगा, लघुओं पर 10% अतिरिक्त एमएसपी मिलेगी। और युवा क्यों वोट करेगा कि केजी से पीजी तक की शिक्षा निःशुल्क है, 700 नए रिपा उद्योग, इसके अलावा जो नए उद्योग इंडस्ट्री के लिए 50% सब्सिडी मिलेगी। महिला क्यों वोट करेगी कि पूरे देश का सबसे सस्ता सिलेंडर 479 में 76 में मिलेगा, गृह लक्ष्मी योजना के माध्यम से 15,000 रुपए मिलेगा। तो हमने छत्तीसगढ़ का आम आदमी क्यों वोट करेगा कि 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। तो कहीं ना कहीं राखी जी हमारी सारी घोषणाएं प्रत्येक वर्ग के लिए है। हमने 5 सालों में किसान, गरीब, मजदूर, युवा, महिला, आदिवासी हर के लिए काम किया। हमें भरोसा है क्योंकि हमने जनता के लिए काम किया। 14 के 14 नगर निगम, 44 में से 40 नगर पालिकाएं, 112 में 107 नगर पंचायतें, सारे चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आ रहे हैं। इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के कार्यों से संतुष्ट है। 3 दिसंबर को दूध का दूध और पानी का पानी होगा। भूपेश सरकार के कार्यों से संतुष्ट होकर हम पुनः 3/4 बहुमत से सरकार बनाएंगे। इस सच को स्वीकार करने का साहस न पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह में है, न इनके नेताओं में, न यहाँ के बैठे प्रवक्ता दिखाएंगे। ठीक है, चलिए प्रवीण जी, क्या लगता है बागी जो हैं वो जो आंकड़े हैं उसका गणित कितना बिगाड़ेंगे? और मुझे लगता है कि अब कमल खिलेगा या जनता हाथ का साथ देगी, ये तो देखिए जनता का निर्णय है। बस कुछ ही दिन रह गए हैं, वो हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अपने अपने दावों के बीच में जो वोटिंग का परसेंटेज है, जो बागी होते हैं, क्योंकि विरोध भी काफी देखने को मिला है दूसरे स्टेट्स की भी मैं बात करूं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या कमल खिला पाएगी छत्तीसगढ़ में? सबसे पहले तो माता की जय कहूंगा, जय छत्तीसगढ़। आपके हमारे चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार और देवंती के पवन पर आके आप सभी को नमस्कार बधाई देना चाहता हूं मैं। और यदि मेरे वक्तव्य के बीच अगर हाथों की आवाज हो तो प्रदर्शित करता है कि निश्चित रूप से 3 तारीख को जो हमारी खुशी होगी वो आज प्रदर्शित हो रही है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि भाग्यों की बात तो हमारी पार्टी में बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस प्रकार इनके यहाँ इनके जिलाध्यक्ष निश्चित रूप से चुनाव लड़ते हैं अन्य पार्टी में जाके, चाहे वो नौरमे की बात करूं, चाहे रायगढ़ की बात करूं, चाहे सरायपाली की बात करूं, इनके यहाँ बागियों से निपटने के लिए इन लोग जो है त्रस्त हो गए बागियों से, और पूरा ध्यान का बागियों की ओर रहा। और देखिए, ये बहुत सारे आंकड़े गिना रहे थे। मैं इनसे पूछता हूँ, आपने कहा कि कौन सा वर्ग हमको वोट करेगा, मैं पूछता हूँ कि कौन सा वर्ग आपको वोट करेगा? आपने महिलाओं को ठगा, युवाओं को ठगा, कर्मचारियों को ठगा, किसानों को ठगा। आपने जिस प्रकार युवाओं को आपने कहा था कि 10 लाख लोगों को आप बेरोजगारी भत्ता देंगे, आप नहीं दे पाए। आपने कहा था कि शराबबंदी करेंगे, आप शराबबंदी नहीं कर पाए। आपने कहा था कि किसानों को पूरा कर्जा माफ करेंगे चाहे किसी भी बैंक का हो, आपने वो नहीं किया। आपने कहा था कि बिजली बिल हाफ करेंगे, उल्टा आपने बिजली बिल डबल कर दिया। आप नियमित कर्मचारियों को नियमित नहीं कर पाए। तो किस वर्ग का विकास किया है आपने? किसी वर्ग का विकास नहीं किया। रोटी, कपड़ा, मकान जैसे मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाए। मैं अगर रोटी की बात करूं तो जो केंद्र ने चावल का पैसा भेजा था उसको डकारने का काम इन्होंने किया है। और इसकी प्रमाणिक जानकारी से देता हूं कि आदरणीय भगत जी जो कि यहाँ के खाद्य मंत्री है, विधानसभा के पटल पर कहते हैं कि 69,000 मैट्रिक टन चावल गायब हो चुका है। कपड़े की बात करूं तो जिस प्रकार पूरे देश ने देखा कि पहली बार अपनी यहाँ के युवाओं को अपनी मांगों को लेकर नग्न होना पड़ता है। और मकान की बात करूं तो टीएस सीधे जी ने 4% देकर कहा
कि सरकार की नाकामी के चलते 8 लाख लोगों को घर नहीं मिला, तो ना रोटी मिला, ना कपड़ा मिला, ना मकान मिला। निश्चित रूप से सभी वर्ग को ठगने का काम इन्होंने किया है। और जिस प्रकार गौ माता के नाम पर गौठान घोटाला और गोबर घोटाला किया है, साथ ही पीएससी घोटाला, व्यापम घोटाला, कोयले के दलाली, शराब घोटाला करने वाले जिस प्रकार जनता के बीच गए होंगे, जनता जानती कि विकास के काम तो इन्होंने किए ही नहीं। और इनके आला कमान ने जिस प्रकार नारे को बदल दिया, पहले बड़े ठाट कहते थे कि भूपेश तो भरोसा है, आला कमान की फटकार लगने के बाद उस नारे को बदल कर कहा जाता है भरोसे की सरकार, क्योंकि भूपेश बघेल जी के कार्यों पर तो कोई भरोसा नहीं कर पा रहा है। और मैं बताता हूं कि देखिए, जिस प्रकार बागियों की बात कर रहे हैं, मैं तो पहले कहता हूं कि अपने अंतर्गले तो जूझ ले। इस प्रकार डिप्टी सीएम के संविदा भर्ती के रूप में माध्यम से आदरणीय टीएस सिंह जी को कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम बनाया जाता है, उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं होता, क्योंकि वर्तमान में भी आदरणीय टीएस सिंह जी कहते हैं कि उनकी सीएम बनने की इच्छा है, या अगर नहीं होगी तो वो राजनीतिक चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो देखिए, इनसे यहाँ तो ये बागी छोड़िए, बागी के साथ साथ अपने पार्टी के संगठन के बड़े बड़े नेताओं के अंतर्गल से जूझ रहे हैं। और कार्यकर्ताओं के बीच आदरणीय बघेल जी कह चुके हैं कि वो सत्ता तो पा लेते हैं, लेकिन सत्ता की वापसी कठिन होती है, क्योंकि देखिए, जनहित का काम क्या होता तो जनता समर्थन करती। जनहित का कोई काम नहीं किया, ना रोड बनाया, ना नाली बनाया, ना बिजली का सप्लाई दे पाए, ना ही आप स्कूल खोल पाए। उल्टा मैं तो बताना चाहता हूं कि आदिवासी वर्गों को जो चरण प्रतिभा हम विकसित करते थे, उसको बंद करने का काम किसने किया? तो उन्होंने किया। आदिवासी अंचल में बताना चाहता हूं कि देखिए, प्रयास नामक हमने आवासीय विद्यालय खोला था, जिसके माध्यम से बच्चे आईआईटी की पढ़ाई करते थे, उसको उन्होंने बंद कर दिया है। चलिए, ये तो दावों की बात हो गई, क्या किसने किया किसने नहीं किया, ये तो हम पूरे इलेक्शन से सुनते आ रहे हैं। महत्वपूर्ण यहाँ पर ये है कि जो बागी होते हैं, जो नाराज होते हैं, जो पहले साथ छोड़ चुके हैं, कहीं और चले गए हैं। अच्छा, ये चर्चा भी अभी मैंने हाल ही में एक दिन अपनी एक डिबेट में रखी कि कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त वाली, ठीक है, वो भी ऑपरेशन लोटस बड़ा जोर से फेमस होता है सारे स्टेट्स में, उसकी भी चर्चा बड़ी जोर शोर से हो रही थी। हम कल ही एक चर्चा में इस पर बैठे थे। यहाँ पे जो बागी हैं या जो बगावत कर रहे हैं, ये दोनों तरफ से हैं। अब इनको आप कितना बांध के रखते हैं, या कितना ये समीकरण बिगाड़ देंगे, या फिर अंततः बिगाड़ते ऑपरेशन लोटस हो जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इस वक्त जो दिग्गज हैं वो भी नहीं खुल के कह पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा या फिर जनता हाथ का साथ देगी। अजय जी, क्या लग रहा है, जो बगावत है करके गए हैं या जो बागी होंगे, क्या उनसे खतरा कांग्रेस महसूस करती है? बिंदुवार जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले, मेरे छोटे भाई बहुत सारा आरोप लगा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिससे भाजपा ने ठगा नहीं। वादा खिलाफी का चरित्र न केवल रमन सरकार का है, केंद्र की मोदी सरकार का, ये छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता दे चुकी है। इसमें हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। मैं दूसरी बात पे आता हूँ। देखिए, आपने बागी की बात कर रहे हैं, हमने जो कांग्रेस में टिकट वितरण की प्रणाली अपनाई, पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया, ब्लॉक लेवल में नाम बनाए गए, जिले के प्रदेश में चर्चा करके पूरी सर्वसम्मति से चुना गया। अगर उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति बागी हो रहा है, कई बार व्यक्तिगत स्वार्थ, आपकी पार्टी की विचारधारा, पार्टी के प्रति निष्ठा से भारी पड़ती है, ऐसे लोगों के पार्टी से जाने से या स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने से कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, गुटबाजी अंतर्कलह की बात कर रहे हैं। आज राज्य में देख लीजिए, एक जेसीसी का प्रत्याशी रोहित साहू, उसको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। डोंडी लोहारा, हमारी कांग्रेस पार्टी के निष्कासित व्यक्ति जो देवीलाल ठाकुर है, उसको ये डोंडी लोहारा टिकट देते हैं। आज दर्शकों में अनुज शर्मा का विरोध हो रहा है। जशपुर में पूर्व मंत्री गणेश राम भगत के समर्थक आके गांव परिसर का घेराव करते हैं, काली पोत देते हैं। रायपुर उत्तर में पुरंदर मिश्रा का विरोध हो रहा है। सरायपाली में जो मंत्री के रिश्तेदार को टिकट दी गई, उसका विरोध हो रहा है। आरंग में खुशम साहब के जो टिकट दी गई है, उसका विरोध हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी और अंतर्कलह से जूझ रही है, जिसका नतीजा राखी जी। आज क्या रमन सिंह बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं? क्या बिजनौर अग्रवाल जी के लगातार बयान आते हैं? क्या मुख्यमंत्री का चेहरा है? क्या अजय चंद्राकर है? कि अरुण साव है? कि नारायण चंद्र? ये एक भी ऐसा चेहरा नहीं है जिसको भूपेश के टक्कर में मुख्यमंत्री का चेहरा। दूसरा, देखिए, मेरे मित्र एक बहाना बनाएंगे कि हम यहाँ विपक्ष में है, इसीलिए हमारे को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। मध्य प्रदेश में राखी जी 18 साल से इनकी सरकार है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करते। मोदी जी मध्य प्रदेश की सभा में नाम लेने से बचते हैं। और न केवल स्थिति छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बिना सेनापति की सेना, बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव लड़ेंगे। ये मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। आज कर्नाटक में यही गलती की। आखिरी के 7 दिन में 15 रोड शो, 6 सभाएं लेने के बाद किस प्रकार से बुरी तरह हारे। और देखिए, संकल्प पत्र का नाम मोदी गारंटी पत्र दे रहे हैं। अजय जी, 2 करोड़ रोजगार मिल गए। अजय जी, कोई बगावत तो नहीं करेगा आपके यहाँ से? मुझे तो ये बताइए, अभी क्या चल रहा है? मैंने सुना है काफी बैठ के हो रही है, समझाइश दी जा रही है। देखिए, मैं बहुत अच्छा था, कल आपने एक बात कही राखी जी कि आप डिबेट दे रहे थे। मैं भी कल किसी न्यूज चैनल की डिबेट में था। भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके कार्यकर्ता सबसे पहले स्वीकार कर चुके हैं
कि ये 3 दिसंबर को चुनाव हारने वाले। अगला इनका प्लानिंग क्या है, ये हार्स ट्रेडिंग या ऑपरेशन लोटस। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ सीटें क्लोज प्रवीण जी, होगी तो लोकतंत्र की हत्या करना। देखिए अभी ताजा महाराष्ट्र का देखिए राखी जी, महाराष्ट्र में अजीत पवार के लिए माननीय मोदी जी मध्य प्रदेश की सभा में कहते हैं भैया 70,000 का घोटाला किया है, ये आदमी जेल के अंदर जाएगा। 3 दिन के बाद वही अजीत पवार जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, उप मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं। तो सत्ता बल का दुरुपयोग, धनबल का दुरुपयोग, ईडी, आईटी, सीबीआई जो भाजपा के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन चुके हैं, उनके दम पे कर्नाटक में, गोवा में, मणिपुर में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या करना, जनमत की चोरी और डकैती करना, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है। लेकिन आपके चैनल को स्पष्ट कर दूं, हमारी कांग्रेस की सरकार 3/4 बहुमत से सरकार बनाएगी। तो इनको हार्स ट्रेडिंग, ऑपरेशन लोटस का जो मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं राखी जी, वो किसी प्रकार से सच नहीं होगा। ठीक है, हाँ प्रवीण जी बोलिए। देखिए मैं पहले ही कह चुका था कि इनके अंतर्गत की चरम सीमा देखने को मिलती है। प्रवीण जी एक छोटा सा जवाब चाहिए था मुझे, क्योंकि इसी चर्चा के बीच से निकल कर आया। क्या आश्वस्त कर सकती है भारतीय जनता पार्टी कि ऑपरेशन लोटस नहीं होगा? देखिए हमारी बहुत शानदार क्वेश्चन राखी जी, बहुत अच्छा प्रश्न। ये लोग देखो मेरे छोटे भाई अपने कार्य पर विश्वास रखते हैं। आदरणीय अजय जी, आप डिस्टर्ब मत करिए, मैं आपको बड़ा भाई मानता हूँ, ऐसे आपसे उछेर करके मत करेंगे आप, उम्मीद करता हूँ आपसे। देखिए मैं कह रहा हूं जिस प्रकार हमारे जो कार्यकर्ता ने काम किया है उसके भरोसे हम कह सकते हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और देखिए आदरणीय अजय जी कह रहे हैं कि 3/4 सरकार बनेगी। लगता है ये टीएस सीधे जी के गुट के नहीं है, क्योंकि टीएस सीधे जी कह चुके हैं कि उनको लगता है कि देखिए इनके यहाँ तो देखिए विरोधाभास बहुत ज्यादा है। जिस प्रकार टीएस सीधे जी का अलग बयान आता है, अलग बयान आता है। टीएस सीधे जी पहले कहते थे कि केवल 12 वादक पर काम चल रहा है, एक तरफ बघेल जी कहते हैं। मैं दूंगी जवाब, 1 मिनट बस। मैं वही कह रहा हूँ कि इनके यहाँ तो अंतर्गत की चरम सीमा को देखने को मिलती है। रही बात बागियों की, जिस प्रकार इनके जिलाध्यक्षों की नियुक्ति आला कमान करता है तो बागी कैसे नहीं होंगे। इनके जिलाध्यक्ष रायगढ़ के वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। देखिए इनके लोरमी के जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए लोरमी के जिलाध्यक्ष है, जिलाध्यक्ष के उनको टिकट नहीं दी जाती है तो अन्य दल से चुनाव लड़ते हैं। तो जो जिलाध्यक्ष है उनका तक मान सम्मान नहीं करती है ऐसी पार्टी, तो बागी तो परेशान करेंगे ही। बागी तो छोड़िए, इनके संगठन के लोग स्वयं परेशान कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपका संगठन कहाँ है। और रही बात मोदी जी की बात कर रहे थे, हम स्वीकार करते हैं कि मोदी जी के चेहरे पर लड़ रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है, जनता को मालूम कि आपको राहुल गांधी जी के चेहरे के दम पर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। हिम्मत होती तो लड़ देते उनके नाम पर, लेकिन आपको मालूम है कि राहुल गांधी जी के नाम पर कोई आपको वोट नहीं देगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि भूपेश बघेल जी ने काम अच्छा किया होता तो सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ने की बात क्यों आई है? ये प्रमाणित करता है कि ना ही भूपेश बघेल जी ने काम किया है, ना ही किसी मंत्रालय ने काम किया है। टीएस सीधे जी ने क्यों त्याग पत्र दिया, क्यों कहा कि 8 लाख लोगों को घर नहीं मिला? आपके संगठन के पूर्व अध्यक्ष मोहन मलकाम जी ने क्यों कहा कि डेमोक्रेसी में घोटाला हुआ? यहाँ पर 69,000 मैट्रिक टन चावल गायब हो चुका है। तो आपके सरकार के चाहे वो मुखिया हो, चाहे प्रदेश के अध्यक्ष हो, कोई काम नहीं किया। बागी तो छोड़िए, पहले संगठन के लोगों से निपट लीजिए। आपके तो संगठन नहीं है। जिस प्रकार कबीर का दोहा है कि चलिए देखिए, आज की चर्चा में बड़ा महत्वपूर्ण ये है, आज की चर्चा में महत्वपूर्ण है कि जो ये बागी होते हैं, जो ये कहते हैं ना कि गणित बिगाड़ते हैं आंकड़ों का, वो कितने ज्यादा प्रभावी होंगे, क्या हो सकता है। लेकिन आप दोनों ही आश्वस्त हैं कि आप लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। मैंने कहा ना, अभी इस वक्त कोई टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जो चर्चाएं बड़ी जोर शोर से चल रही हैं, कांग्रेस में समझाइश का दौर है, बीजेपी में प्लानिंग है कि हो सकता है, कांग्रेस को लग रहा है ऑपरेशन लोटस हो सकता है। मैं जवाब देती हूँ, बीजेपी आश्वस्त इसको करेगी कि नहीं। अजय जी, इसका जवाब यह है कि वो आश्वस्त करें या ना करें, उनको जो करना है वो करेंगे। समझ लीजिए कि हो भी सकता है। आपको अपने लोगों को पैक करके एकदम संभाल के रखना है उस टाइम पे। हाँ प्रवीण जी। राकेश जी, मैं विनम्रता पूर्वक आपकी बातों से सहमत करूंगा। हम देखिए, हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आ रहे हैं और जरूरत पड़ेगी तो ऑपरेशन लोटस चलाएंगे। ऐसे देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि इनके कुछ अगर मान हम तो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं, इसलिए आपकी बातों से मैं थोड़ा सा कहूंगा कि मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ। ठीक है, चलिए अजय जी। राखी जी, मुझे इनका वरिष्ठ नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, उनका एक कथन याद आता है। वो स्पष्ट रूप से कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी अब देश में उस स्थिति में आ चुकी है कि किसी भी राज्य में बिना चुनाव लड़े सरकार बना सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस, हार्स ट्रेडिंग की क्या नियत नीति मंशा है, इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता। दूसरा, मैंने देखिए, आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गोवा में, मणिपुर में
सत्ता की प्राप्ति के लिए येन केन प्रकारेण ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। जनमत की चोरी, जनमत की डकैती। लेकिन यहाँ पर अजय जी मैं एक बात कहना चाहता चाहती हूँ, ये कांग्रेस भी एक बड़ी पार्टी है और मुझे लगता है मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ की बात करूं तो दो राजनीतिक दल ही हैं जो चुनावी मैदान में हैं। तो ये तो कांग्रेस का भी दायित्व है ना कि आप अपने लोगों पर इतना विश्वास करें, आपके लोग आप पर इतना विश्वास करें कि आपका साथ ना छोड़ें। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आखिर मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ, इनको भारतीय जनता पार्टी को मैं कंप्लीट कर लूं मेरा निवेदन। आखिर मेरा तो प्रश्न था आपका, मैं भारतीय जनता पार्टी से डर वाली तो कोई बात ही नहीं है। ये हार्स ट्रेडिंग है, वो ऑपरेशन लोटस कब करेंगे तो सीटों का अंतर कम हो। यहाँ तो मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि इतना लंबा अंतर होगा कि दूर दूर तक जो भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस है, हॉर्स ट्रेडिंग का जो मुंगरीलाल का सपना है, वो किसी प्रकार से पूरा नहीं होगा। 3 दिसंबर को दूध का दूध पानी होगा, हम सेमीफाइनल भी जीतेंगे और अगले साल 2014 का लोकसभा चुनाव का फाइनल भी जीतेंगे। ये लगातार जो उनकी बौखलाहट है ये रमन सिंह के चेहरे पर दिख रही है। दूसरा मेरे छोटे भाई लोरमी की बात कर रहे हैं, जो आंतरिक रिपोर्ट आ रही है, इनके प्रदेश अध्यक्ष अनुराग साव जी लोरमी से बुरी तरह चुनाव हारने वाले हैं। इनके अजय चंद्राकर जी कुरूस से हारने वाले हैं। आज पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल को हारने वाले हैं। इनके वरिष्ठ मंत्री जो पूर्व मंत्री रहे हैं, सबकी सीट खतरे में है। ये 2.5 के आंकड़े तक पहुंच जाए राखी जी तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये जो खोखले दावे हैं, जो मुंगली दल के सपने हैं, वो किसी प्रकार से पूरी नहीं होंगे राखी। ठीक है, देखिए 3 तारीख को नतीजे आएंगे और मुझे लग ही रहा है हम और आप फिर से उस दिन तो चर्चा में बैठेंगे, जिन जिन सीटों का नाम है हम उस पर भी बात करेंगे। प्रवीण जी, हाँ आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से अपनी बात रखिए। मैं कह रहा था कि हम बिना चुनाव लड़े सरकार बना लेते हैं। 2018 में जनादेश हमको मिला, हमने स्वीकार किया। ऐसा होता तो हम सत्ता से कभी बाहर नहीं होते। हम जनादेश का सम्मान करते हैं, इनके तरह हम देश में इमरजेंसी नहीं लगाते। और रही बात, देखिए आपने लोरमी की बात कही, मैं तो बताना चाहता हूँ कि बड़े नेता एक दूसरे देश को हराने का तैयारी कर रहे हैं। बघेल जी को हराने की तैयारी कौन कौन नेता कर रहा है सब जानते हैं। टीएस सीधे जी को कौन हराने की तैयारी कर रहा है सब जानते हैं। खुले मंच पर कह रहे हैं कि मुझे सीएम बनना है, प्रमाणित करता है कि एक दूसरे को हरवा रहे हैं ताकि कोई सीएम की दावेदारी नहीं कर सके। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ भी कर लीजिए, आपके हाथ तो पहले से ही जनता ने तय कर लिया है। पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार आने वाली है, क्योंकि जनहित के विकास के कार्य को आप कभी अपने डिबेट में नहीं लेकर आते हैं। ये प्रमाणित करता है कि आपने विकास किया ही नहीं है। ठीक है अजय जी। देखिए मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण दे देता हूँ। आज किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सत्ता बल धनबल का दुरुपयोग करती है, जो राजनीतिक सुचिता के खिलाफ है। आज देखिए असीम दास, जिसके बयान के आधार पर भूपेश बघेल जी पर जो साजिश और षड्यंत्र किया गया, उसी असीम दास ने 10 पन्ने का लेटर ईडी के डायरेक्टर को लिखा, बिना उनकी जानकारी के दबाव पूर्वक उससे हस्ताक्षर करके भूपेश बघेल जी पर जो झूठा आरोप लगाने का प्रयास किया गया। ये देश की जनता, छत्तीसगढ़ जनता ने देखा। स्पष्ट रूप से असीम दास का बयान सारे मीडिया में चर्चा में तो दिख रहा है कि ईडी जो एलिमिनेटिंग डेमोक्रेसी है, उनके दम पे, स्टार प्रचारकों के दम पे ये छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतने के जो सपना देख रहे हैं, जो साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब छत्तीसगढ़ की जनता देगी। देखिए ये बात तो सच है कि जनता से बड़ा कोई भी नहीं है। नतीजे हमारे और आपके सामने होंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। समय हो गया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर 75 पार या बीजेपी की सरकार कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है और छत्तीसगढ़ की जनता इसका जवाब 3 दिसंबर को देगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।